Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. Myself BL Mehriya, chemistry faculty, team ACA. बात कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, और उस पर हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स देखे, उसके लिमिटेशंस देखे, और कल पिछले लेक्चर में हमने रीजन्स बिहाइंड द फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, जिसमें दो मेन रीजन बने उसकी फेलियर के। क्या क्या बने? देखो, बोहर ने ये कहा था कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो रीजन्स बिहाइंड फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले डी ब्रोगली आया। डी ब्रोगली ने कहा क्या कि इलेक्ट्रॉन के केवल पार्टिकल नेचर को कंसिडर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल एज वेल एज हमें वेव नेचर को भी कंसिडर करना है। तो दोनों नेचर को, यदि इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर को कंसिडर करें तो बोले इस तरह का पाथ बनना चाहिए, ये दोनों पाथ बनने चाहिए। ब्लू पेन और ये रेड पेन से बनाए गए जो पाथ हैं ये इलेक्ट्रॉन के पाथ होने चाहिए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन पाथ करता रहेगा। ये किसने कहा? ये डी ब्रोगली ने कहा। फिर हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप किसी इलेक्ट्रॉन का पाथ ही ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ ट्रेस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की हर मोमेंट पर एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी कह दो या मोमेंटम कह दो, इन दोनों का पता होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। अनसर्टेनिटी दोनों में से किसी एक में तो रहेगी। साइमल्टेनियसली यानी एक साथ एट ए टाइम आप पोजीशन के बारे में सर्टेन हैं तो आप वेलोसिटी या मोमेंटम के बारे में अनसर्टेन रहेंगे। और जब तक पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की एक साथ साइमल्टेनियसली आपको याद नहीं है, वो आप पता नहीं कर सकते, तो आप किसी भी पार्टिकल का पाथ ट्रेस नहीं कर सकते। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये तो डी ब्रोगली था जिसने आके कहा कि ड्यूअल नेचर को डिस्कस कीजिए। आज के बाद इसने कहा कि कोई भी पार्टिकल है उसके दोनों नेचर होंगे, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो यहाँ पर बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। बोहर के एटॉमिक मॉडल को फेल होने के बाद अब हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर। आपको सीक्वेंस याद हो एटॉमिक मॉडल्स की, तो एटॉमिक मॉडल्स की सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आता है। थॉमसन क्या कहता है देखना भाई, सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आता है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है ये ऐसा कहता है, क्या कहता है? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कहता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लाइक रेजिन इन द केक और लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। लेकिन इसकी कमी निकाल दी गई। कमी किसने निकाल दी? रदरफोर्ड ने निकाल दी। रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ने ये कहा कि थॉमसन झूठ बोल रहे हैं, थॉमसन ये बात गलत कह रहे हैं कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है एटम का वो एम्प्टी होता है। न्यूक्लियस एक बहुत छोटा सा रीजन होता है, इसमें पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं अपन। लेकिन रदरफोर्ड फेल कर गया। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को ये नहीं समझा पाया, जो कहती है कि जब एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है तो ये एनर्जी इमिट करेगा, और 10⁻⁻8 सेकंड, बहुत कम टाइम में ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में आके मर्ज कर जाएगा। यानी रदरफोर्ड मैक्सवेल की क्वांटम थ्योरी को नहीं समझा सके। इसके बाद बात करते हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया। बोहर के एटॉमिक मॉडल ने कहा कि बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड होता है बहुत छोटे से रीजन में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसने क्या कहा? इसने कहा इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं, डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इनको क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। इसने कुछ फॉर्मूले दिए। इसने पहला फॉर्मूला दिया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का क्या होता है, nth मल्टीपल होता है। इसने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसकी एनर्जी माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट और Z²/n² इतने जूल होती है। तीसरा इसने फॉर्मूला दिया कि रेडियस जो होती है वो होती है 52.9 n² क्या होती है, z होती है।
इस तरह से इसने कुछ फॉर्मूले दिए और इलेक्ट्रॉन के बारे में अपना मॉडल बताया। लेकिन बोहर के एटॉमिक मॉडल की दो कमियां मेन रही। क्या? एक तो डी ब्रोगली कहता है कि आपने इसके ड्यूअल नेचर को कंसीडर नहीं किया, यानी इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा भी होगा, वेव की तरह भी होगा। एक तो ये पहली कमी तो ये रही इसकी, ऐसा भी पाथ होगा बोले। और दूसरी कमी ये रही कि हाइजेनबर्ग बाबा ये कहते हैं, हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन का पाथ ड्रॉ ही नहीं कर सकते, कैंट ड्रॉ, यू कैन नॉट ड्रॉ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस to draw the path of electron you have to calculate the exact position and the exact velocity of electron simultaneously, which is not possible। तो यहाँ थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ तो रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड का फेल हुआ तो बोहर आया, बोहर का भी एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो अब हम चौथे एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। रदरफोर्ड की कमियों को या लिमिटेशंस को ध्यान रखना कि बोहर के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस को ध्यान रखना, क्योंकि थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आ गया। इसकी ये कमियां रही कि इलेक्ट्रॉन के पाथ को ट्रेस ही नहीं कर सकते, हाइजेनबर्ग कह रहा है, और डी ब्रोगली कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब जो मॉडल आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर को कंसीडर करेगा, पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखना भाई, तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद नया जो मॉडल आ रहा है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबसे पहले तो इन टर्म्स को समझते हैं हम कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्या। ये जो क्वांटम मैकेनिकल दो वर्ड है शुरू की, ये फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच से आता है। ये जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स जहां आप पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं अपन मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज देयर, सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स भी दो तरह का होता है सर, एक तो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है सर क्वांटम मैकेनिक्स। दो तरह का मैकेनिक्स होता है, यानी फिजिक्स कह सकते हैं आप। ये मैकेनिक्स एक फिजिक्स का पार्ट है सर, फिजिक्स का ब्रांच है। तो ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स का जो मैकेनिकल ब्रांच है या मैकेनिक्स जो है वो दो तरह का होता है, एक क्लासिकल और एक क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स जो होती है इसमें पार्टिकल नेचर को ही शामिल किया जाता है, केवल और केवल पार्टिकल नेचर को शामिल किया जाता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स जो है सर इसमें पार्टिकल नेचर को भी शामिल किया जाता है प्लस वेव नेचर को भी शामिल किया जाता है। तो क्वांटम फिजिक्स इज ए फिजिक्स इन विच बोथ द नेचर ऑफ पार्टिकल, दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर आर कंसिडर्ड, सच फिजिक्स इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स। और क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, इसलिए अब जो हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम ले रहे हैं उसमें हमें इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। बुक की यदि आप रीडिंग करेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि 1926 में इरविन श्रोडिंगर जो हाइजेनबर्ग थे सर, 1926 में हाइजेनबर्ग जो थे, इन हाइजेनबर्ग ने क्वांटम फिजिक्स को डेवलप किया। आगे चलकर इनको 1933 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। यानी 1926 में इरविन हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देकर बोहर को ये कहा था कि आप न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का पाथ तब तक ट्रेस नहीं कर सकते जब तक कि आपको पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ पता ना हो। और हम कह रहे हैं बोले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने कहा कि दोनों को एक साथ फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ये किसने दिया, ये एक साइंटिस्ट है सर, SCHRON
ROGIN श्रोडिंजर DINGER प्लस हाइजेनबर्ग। दो साइंटिस्ट थे सर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर, SCHRODINGER। श्रोडिंजर और हाइजेनबर्ग नाम के जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इनने मिलके क्या किया, इन्होंने मिलके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया सर इन्होंने। और ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इन्होंने दिया, इसमें सबसे पहले एक ही बात कही गई। एक ही बात क्या कही गई? सबसे पहले ये बात कही गई कि यहाँ अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके दोनों नेचर को कंसीडर किया जाएगा, उसके पार्टिकल नेचर को भी और उसके वेव नेचर को भी। इसके दोनों नेचर को कंसीडर किया जाएगा। द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड अंडर द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल व्हिच वाज पोस्टुलेटेड और व्हिच वाज डिराइव्ड बाय द Schrödinger and Heisenberg. This quantum mechanical model was proposed under the quantum physics, and the quantum physics is derived in 1926 by the Heisenberg, in which the both particle nature and wave nature are considered. On the other hand, the classical physics considered only the particle nature of matter. अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो श्रोडिंजर था, इन श्रोडिंजर ने अपना एक इक्वेशन दिया। श्रोडिंजर जो थे, इसने एक इक्वेशन दिया अपने मॉडल के लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया। और वो इक्वेशन क्या था? वो इक्वेशन ऐसा इक्वेशन था कि H xi इज इक्वल टू E xi। यहाँ H कैप xi इज इक्वल टू E xi है। ये एक इक्वेशन दिया, इसमें H क्या है? H एक हेमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है सर, ये मैथमेटिक्स का ऑपरेटर है। जैसे साइन थीटा कोस थीटा ऑपरेटर होते हैं, वैसे ही हेमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है। इसमें xi जो है वो वेव फंक्शन है और E जो है वो सिस्टम की टोटल एनर्जी है। इस इक्वेशन को डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप 12th पास कर लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। इस इक्वेशन को जो लॉन्ग, ये तो शॉर्ट फॉर्म थी, इसका लॉन्ग फॉर्म देखे अपन, लॉन्ग फॉर्म देखे श्रोडिंजर इक्वेशन का, वो अपनी बुक में नहीं है लॉन्ग फॉर्म, फिर भी अपन लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ये कह रहा है d स्क्वायर xi अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर xi अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर xi अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर प्लस e माइनस v इज इक्वल टू 0। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन की लॉन्ग फॉर्म है। कभी कभार सीधे सीधे क्वेश्चन देकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि श्रोडिंजर की लॉन्ग फॉर्म क्या है। हालांकि अपने बुक में ये नहीं है, लेकिन आपको नोट्स में लिखनी है। कई बार नीट वगैरह में ये सीधी सीधी इक्वेशन पूछी गई है, इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया। अब इन्होंने अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या कहा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? इसने क्या क्या बातें कही, क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, देखते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने सबसे पहली बात ये कही कि जो एटम है वो स्फेरिकल होता है। एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल एटम होता है। ऐसे ही एटम है, 3 डायमेंशनल है। इसने कहा, पहले पॉइंट में कहा कि एटम जो है वो कैसा है सर? स्फेरिकल है। एटम इज स्फेरिकल इन शेप। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, अब आप ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किस पाथ में ट्रेवल करता है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का पाथ तो हम बना ही नहीं सकते। और डी ब्रोगली ने कहा था, अभी बोर के एटॉमिक मॉडल की कमियां निकालते समय डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसके पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने फूंक फूंक कर कदम रखा, सोच सोच कर पोस्टुलेट्स दिए। क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए? इसने अपने पहले पोस्टुलेट में कहा कि एटम जो है वो स्फेरिकल होता है और स्फेरिकल एक 3 डायमेंशनल शेप होती है।
यानी एटम 3 डायमेंशनल स्फेरिकल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस 3 डायमेंशनल एरिया में कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन इस 3 डायमेंशनल एरिया में वो कहीं भी हो सकता है। सर इलेक्ट्रॉन इस रीजन के बाहर भी हो सकता है क्या? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वालों ने कहा हो सकता है, लेकिन उसके बहुत कम चांसेस है। इसने अपने एटॉमिक मॉडल में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इस 3 डायमेंशनल स्फेरिकल रीजन में ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये नहीं कहा कि 100% इसी एरिया में होगा, इन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum in this region, और इस रीजन को उन्होंने नाम दिया क्या? ऑर्बिटल नाम दिया। अब तक चलता आ रहा था ऑर्बिट, अब दिया ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल को क्या नाम दिया? कितने डायमेंशनल है ये? 3 डायमेंशनल है। यानी इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में एक ही बात कही क्या कि एटम जो होता है एक स्फेरिकल 3 डायमेंशनल शेप का एटम है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस रीजन में सबसे ज्यादा होगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन 100% इसी रीजन में मिलेगा, ऐसा नहीं कहा इन्होंने कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दिस रीजन एंड दिस रीजन इज गिवन इट्स नेम ऑर्बिटल। अभी तक चलता आ रहा था ऑर्बिट, आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने पहली बार एक वर्ड दिया जिसको नाम दिया क्या? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने डायमेंशनल होता है सर? 3 डायमेंशनल। अभी तक जो बोहर के एटॉमिक मॉडल तक ये चलता आ रहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में चक्कर लगाता है, इन पाथ को क्या कहा जाता था? ऑर्बिट कहा जाता था, ऑर्बिट। और ऑर्बिट जो होती थी वो कितने डायमेंशनल होती थी? ऑर्बिट जो होती थी सर वो 2 डायमेंशनल हुआ करती थी। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में यही मेजर डिफरेंस है कि ऑर्बिट सर्कुलर पाथ होती है, ये 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ होती है अराउंड दी न्यूक्लियस। लेकिन ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डायमेंशनल एक रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। अब लोगों ने पूछा कि ये कौन सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हुआ? इसने तो सीधा सीधा ऐसा कह दिया कि बोहर के एटॉमिक मॉडल की जो भी कमियां रही हैं, जो डी ब्रोगली ने अपना ड्यूअल नेचर दिया और जो हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, इन दोनों को शामिल करके इन्होंने तो बस एक कच्चा सा मॉडल दे दिया जिसमें ये कहा कि बस इलेक्ट्रॉन यहां होगा, और ये भी नहीं कहा इलेक्ट्रॉन यहां होगा, बोले इलेक्ट्रॉन के यहां होने के चांसेस मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी यही है कि इलेक्ट्रॉन इसी रीजन में पाया जाएगा, और इसी 3 डायमेंशनल रीजन को इसने क्या नाम दिया? ऑर्बिटल नाम दिया। अब लोगों ने पूछा अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, कहां है वो, प्रोटॉन कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, क्या इसके बारे में जरा आप बताएंगे? तो इस मॉडल ने कहा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कहा कि अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो आपको समझने पड़ेंगे क्वांटम नंबर्स समझने पड़ेंगे। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये भी किसने दिए? ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने ही दिए, क्वांटम नंबर्स दिए सर। क्या थे क्वांटम नंबर्स? ये जो क्वांटम नंबर्स थे, इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हमें अंदर रह रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की और ज्यादा इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। सच नंबर्स आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स रिलेटेड टू एन एटम। एक एटम से रिलेटेड वो नंबर्स हैं ये जो प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन, जो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन के बारे में, उनके पोजीशंस के बारे में, न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस के बारे में, इस तरह की हमें जो प्रॉपर्टीज देता है उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। इसके साथ साथ ये एटम की साइज और एटम के शेप और एटम के सेल और एटम के सबसेल वगैरह की इंफॉर्मेशंस भी देते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं।
टोटल जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है, एक जानकारी तो इन्होंने ये कह दी कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल रीजन में हो गए, 3 डायमेंशनल रीजन है। अभी तक बोर के एटॉमिक मॉडल में एक वर्ड चलता था कि ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट एक 2 डायमेंशनल रीजन होता था। अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कहा कि नहीं, ऑर्बिटल होता है एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमें क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ेंगे, और जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं सर। देयर आर 4 क्वांटम नंबर। पहला जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m। दूसरा जो क्वांटम नंबर होता है इसको हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, L से। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, Ml से। चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, Ms से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल 4 तरह के क्वांटम नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ साथ हमें एटम की साइज, एटम के शेप वगैरह की इंफॉर्मेशन देते हैं अंडर द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हमें इन 4 क्वांटम नंबर्स को डिटेल से पढ़ना है, कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, या हो सकता है 1 लेक्चर में भी ये कंप्लीट हो जाए। चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें जो एटम है इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, एटम के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। 4 क्वांटम नंबर हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बुक की रीडिंग करना। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद में जो श्रोडिंगर थे उन्होंने अपना एक वेव इक्वेशन दिया, जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के बाद क्वांटम फिजिक्स दिया जिसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों नेचर को शामिल किया। उन्होंने नोबेल प्राइज में मिला 1933 में। 1926 में इन्होंने डिस्कवर किया क्वांटम फिजिक्स को। आपको पूछा जा सकता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का नाम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही क्यों पड़ा, तो आप कहेंगे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर को शामिल किया, पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी। क्योंकि डी ब्रोगली ने ये कह दिया था कि कोई भी जो मैटर होता है उसके दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो इतना आप रीड कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे अपन प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे अपन डिटेल में। थैंक यू।